यतीम हो गई तो इस बहनों का क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, अगर दिल नहीं होगा तो फिर तकलीफ कैसी होगी। यही तकलीफ हमने देखी कराची के अवाम के दिलों में, और गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी खून की जो होली इस वक्त कराची में खेली जा रही, तकरीबन इसमें 100 के करीब अफराद जो हैं जहां बहक हो चुके हैं। इसमें मरने वाले भी इंसान हैं और जो मारने वाले हैं वो भी इंसान हैं, और बदकिस्मती से जो खून की होली खेली जा रही है, इतनी हैवानियत हमें 4 दिनों के दौरान नजर आई है। और दूसरी जानिब पॉलिटिकल जमातों, सियासी जमातों की अगर हम बात करते हैं तो अवामी मफामत के नाम पर नए नए वादे सामने आ रहे हैं और बहुत सारे डायलॉग एक बार फिर से बोले जा रहे हैं। हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि एक ऑपरेशन किया जाएगा, कराची को शरपसंदों से पाक करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई लाहे अमल, कोई विजन हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन जमातों की अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है कराची में, पाकिस्तान की शहरक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। लगता कुछ ऐसा है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए सारा का सारा ड्रामा जो इस वक्त कराची में रचाया जा रहा है। और हम बेबसी या बेहिसी की बात करते हैं, और जमहूरी हुकूमत की अगर हम बात करते हैं, हुकूमत का भी जिक्र करते हैं, तो जैसे हम पहले भी बात करें, अवामी मफामत हमें नजर आती है, कहीं जुबान के नाम पर, कहीं नस्ल के नाम पर, कहीं फिरकों के नाम पर। तकरीबन गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 3348 अफराद जो है अपनी जान जो है गंवा चुके हैं और जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस कराची पे इकट्ठे होने को अभी भी हमारी पोलिटिकल लीडरशिप जो है इस वक्त तैयार नहीं है। सियासत के नाम पर मरने वाले लोग कराची में कितने थे? तकरीबन 2008 में 777 हलाकतें हुई, 2009 में 801, 2010 में 1129, 8 जुलाई 2011 तक तकरीबन 638 हलाकतें कराची में हो चुकी हैं। 2008 से 11 तक की अगर हम जिक्र करते हैं तो कुल हलाकतें 3345 इस वक्त हो चुकी हैं। जुलाई 2011 में 148, और तकरीबन 4 दिनों के दौरान अगर हम बात कर रहे हैं, जुलाई के जो आखिरी 4 दिन हैं इस वक्त, उसमें तकरीबन 100 के करीब अफराद जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। बार बार हम जिस चीज का जिक्र करें, ये सिर्फ टारगेट किलिंग है। रहमान मलिक साहब कहते हैं कि कराची में लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, वो भी इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। फिर आज हमने नई इत्तला सुनी कि कराची में तालिबान भी आ गए हैं और वो मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। कराची में बदअमनी का जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिकल जमातें क्या कर रही हैं? हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? और ये जो जमहूरियत का राग लापा जाता है और जो हम दिन रात इस तरह की बातें सुनते हैं, इस जमहूरियत ने अवाम को क्या दिया? क्या सिक्योरिटी दी? रोटी कपड़ा मकान तो एक तरफ, लेकिन अवाम को इस जमहूरियत ने सिक्योरिटी दी या नहीं? कुछ साउंड बाइट सुनते हैं आम पब्लिक के, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हुकूमत ही करवा रही है ये खून खराबा। उनसे जाके पूछे हिफाजत किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं हिफाजत। ये हुकूमत से पूछे, जरदारी से पूछे, रहमान मलिक से पूछे, जो हर हफ्ते आता है, अमन दिल्ली निकालता है और चला जाता है, अब कुछ नहीं होता है। क्यों हो रहा है ये? कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। बनारस तो इंडिया का बॉर्डर बना हुआ है, पता नहीं चलता कौन कहाँ से मार रहा है। डरे हुए आते हैं, डर के ही जाते। सब अपने अपने मफाद में लगे हुए हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं। ये सब दीवाने की बड़ है, वरना ये सब मिली भगत है। मरने वाले को ये नहीं पता मैं क्यों मर रहा हूँ, मारने वालों को ये नहीं पता मैं क्यों मार रहा हूँ। ये अंधा हुकूमत है। ANP, SNP, MQ में सब जमा। वो इसी रूम में बैठे हैं और मर रहे हैं इधर मजदूर कार लोग। गवर्नमेंट तो कोई हाल नहीं देख रही। ये जितनी भी तमाम सियासी जमातें इसके अंदर मुलविस। ये दिन तुम पे भी आएंगे। किसी के कसूर जाओगे, किसी के छोटे छोटे बच्चे, उनकी दुनिया बर्बाद कर दी, बर्बाद करने वालों। मैं पेपर दे कर आ रही हूँ, आप ये बताएं, मेरे वालिद मेरे साथ थे, अब तक जाते वक्त वो जिंदा थे, आते वक्त एक्सपायर हो गए। क्यों? किस बात की सजा दी गई? कहाँ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? मैं कहती हूँ, वेयर आर यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी कराची में जारी टारगेट किलिंग्स के हवाले से। कराची में बदअमनी का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब आज हम लेकर रहेंगे, कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब भी हमें मिले। स्टूडियोज में मौजूद है, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी साहब, सीनियर रहनुमाए MQM से आपका ताल्लुक है। पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर इलियास बिलौर साहब, सीनियर रहनुमाए ANP से आपका ताल्लुक है। कराची से हमें ज्वाइन करें जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, दिफाई तजियाकार हैं, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शला रजा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी टेलीफोन लाइन पे, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की। मशहदी साहब, कराची में जो गुज़िश्ता 4 दिन की टारगेट किलिंग्स हैं, सिर्फ हम इनको लेते हैं आज, क्योंकि 3 साल के दौरान जितनी टारगेट किलिंग्स इस दौर में हुई उसकी मिसाल हमें कभी नहीं मिलती। लेकिन पिछले 4 दिनों में कराची में हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपने अपना फोकस किया है प्रोग्राम को, क्योंकि अगर हम वो डिबेट में चले जाएं तो वो पुरानी बातें वो सब कुछ हो जाएंगी। सही।
वो है पीपल हैव हर्ड एंड एवरीबडी हैज अ गुड आइडिया कि क्या है कराची में। तालिबानाइजेशन की आज रहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि तालिबान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बड़े सीनियर आदमी ने कहा 3 साल 4 साल से अल्ताफ हुसैन भाई चीखे मार मार के बता रहे हैं कि कराची में तालिबानाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डिनाइल मोड में रही है। आज अपने एक बच्ची दिखाई है कि रोना आ गया जब वो कहती है किधर हो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, किधर हो प्रेसिडेंट। तो मैं भी उसके साथ अपनी आवाज़ मिलाता हूँ, किधर हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध। लॉ एंड ऑर्डर इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कायदे आजम ने कहा था कि द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान विल बी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ऑनर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। ये कायदे आजम के भी कॉल हैं। और वैसे आप अगर पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करें या डेमोक्रेसी, दिस इज द बेसिस। वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ सिंध? 4 दिन से द गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज चोजन पर्पसली उन्होंने जान के ऑर्डर्स दिए हैं कि कुछ ना करो। रेंजर्स के सामने मर्डर्स हो रहे हैं, कत्ले आम हो रहा है, फायरिंग हो रही है, पहाड़ों से बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, वो हिल नहीं रहे। पुलिस हिल नहीं रही क्योंकि ये सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि गवर्नमेंट ने उनको ये ऑर्डर दिया है। कुछ हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं अगर उनको सही डायरेक्शन मिले और गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विल हो रोकने के लिए। आज जो आप पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल विल नहीं है कराची में ये कत्ले आम उनको रोकने के लिए। ये तो इसका फायदा उन्हें क्या फायदा? उन्हें ये फायदा, एक तो ये फायदा है कि जैसे कि आदत होती है, एक कल्चर होता है। पहले भी हमने गवर्नमेंट छोड़ी थी तो हमारे ऊपर ये स्टेट टेररिज्म की गई थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई थी। और इतनी माजराई में मैं नहीं जाता या वो पुरानी बातों में मैं नहीं जाता, वो मुर्दे मैं नहीं उखाड़ता। मगर अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये हमें पनिश कर रही है, हमारी कराची की आवाम, क्योंकि मुत्तहिदा का मतलब होता है सारी खूबसूरत कौमें जो पाकिस्तान में बसती हैं वो है मुत्तहिदा, और कौमी मूवमेंट जो है सारी कौमें। चलें, आप कह रहे हैं कि सारे कराची वालों को मारा जा रहा है और इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। जो भी कराची में लाश गिर रही है वो हमारी पाकिस्तान की लाश गिर रही है, पाकिस्तान का खून गिर रहा है। खुदा के लिए इसको रोको, इसको रोका जाए और क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन लिया जाए। सिर्फ क्रिमिनल, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी रंग के हो, उनको पकड़ा जाए। लैंड माफिया है, आपका ड्रग माफिया है, आपके गैंग्स हैं, आपकी वो अमन कमिटीज हैं, नॉन क्रिमिनल्स, क्रिमिनलाइजेशन आपको लग रहा है तालिबान है जी, पकड़ो और उनको पनिश करो। बिलौर साहब, आपको क्या लग रहा है? सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी साहब, एक तो जो इनकी जमात कहती है कि गवर्नमेंट से निकलने की सजा इनको मिल रही है और दूसरी जानिब गवर्नमेंट जिम्मेदार है। दोनों गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कराची में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, आप इस वक्त कुरेशन पार्टनर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, तो आपको क्या लग रहा है कि कराची में बदअमनी का जिम्मेदार कौन है इस वक्त? देखिए, बात मुशहदी साहब ने एक बात बिल्कुल सही की है कि जैसे हम टीवी पे देख रहे हैं जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट खामोशी से बैठी हुई है और उनमें से अपना चीफ मिनिस्टर साहब बेचारे से कुछ हो नहीं रहा और ना वो कुछ करना चाहते हैं मेरा ख्याल है। तो ये तो बात इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको इसका बेसिक, तो फिर उनको घर चले जाना चाहिए। तो आपको मैं बेसिक चीज बता दूं, अब ये मेरे मुंह से क्यों निकालते हैं? अब बेसिक चीज आपको मैं बता दूं। आप कोलिशन पार्टनर हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा, आप फिर डिमांड कर सकते हैं कि अगर आपके कोलिशन पार्टनर जब गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो फिर आप उनसे मुतालबा कर सकते हैं। यार बीबी, मुझे बोलने ने, फिर अपनी तकरीर करनी है तो फिर आप खुद ही बोले, मुझे क्यों? नहीं, मैं तकरीर नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ। मैं तकरीर नहीं कर रही, मैंने सिर्फ सवाल किया आपसे। नहीं, मैं कहता हूं कि मैं ये नहीं कह सकता उसको जाना चाहिए, लेकिन बात ये है कि आप परसों का न्यूज़ अखबार पढ़ लें और उसमें फ्रंट पेज के ऊपर जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की एक स्टेटमेंट आई है और बड़ी लंबी स्टेटमेंट है जो बैक पेज 8 नंबर पेज पे भी गई है, जिन्होंने ये कहा है कि आई कैन स्टॉप द वर्किंग ऑफ एवरीथिंग टिल द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक उसका भी हमें अभी ये 4 दिन हमें उसका खाली एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है, मतलब दे कैन डू इट। और उसने आखिर में ये भी कहा है कि असफंदियार खान से हम कहते हैं कि अपने आदमियों को बोलो आराम से बैठें, ये भी उन्होंने आखिर में अपनी स्टेटमेंट में कहा है। तो आपने पढ़ी होगी शायद वो स्टेटमेंट।
تو یہ میرا خیال ہے اس کا ایک ٹیلر ہے ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے، یہ ہمیں ٹیلر دکھایا جا رہا ہے، مطلب ہے they can do it, اب they want to show us that we have done this thing and we can do that also. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کرنے والا کون ہے، مارنے والا دونوں پاکستانی ہیں. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی جو جن کے آباء و اجداد، جن کے خاندان دادا پردادا اس زمین میں دفن ہیں، جو جس مٹی کے جو مالک ہیں، ان کو تو مٹی کے مالک بنایا نہیں جا رہا، دوسرے لوگ مالک بننے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں پڑتی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. انجام مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے اس ملک. انجام آپ کو نظر، لیکن بات ملکیت کی نہیں، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور سب جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں، اور جس طریقے سے لوگوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے. معین الدین حیدر صاحب، آپ کی جانب باتیں، آپ سارے کراچی کے حالات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو اس زمین سے پیار ہوگا کیونکہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کے سارے دادا پردادا یہاں دفن ہیں. ان لوگوں کو پیار جو زمین مٹی کے مالک ہیں ان کو پیار ہوگا، ہر ایک کو پیار نہیں ہو سکتا اس مٹی سے. چلے ہم باقی جماعتوں سے پوچھتے ہیں ان کو باقی پیار ہے یہ اس مٹی سے یا نہیں. معین الدین حیدر صاحب، آپ کے دور میں بھی اس طرح کے حالات رہے، آپریشن ہوا کراچی میں، جو کچھ ہو رہا ہے، نہ یہاں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، نہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، صرف ٹارگٹ کلنگز میں کھلے عام سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے، گھروں میں لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل کی جانب تو ہم کبھی بڑھتے نہیں، اور 4 دنوں سے ہو کیا رہا ہے کراچی میں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ آسما صاحب، پہلے تو میں عرض کروں کہ میں جو 2 سال 4 مہینے گورنر رہا اور اس میں 8 ساڑھے 8 مہینے گورنر رول کے بھی تھے، تو اس میں کوئی آپریشن میں نے نہیں کیا، نہ کوئی آپریشن اس زمانے میں ہوا. ہم نے نارمل طریقہ جو تھا، اسی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے، اسی رینجرز کو استعمال کرتے ہوئے، اسی ایڈمنسٹریشن کو استعمال کرتے ہوئے کراچی میں نسبتاً بہتر امن قائم کیا. اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف انصاف ہے، وہ اچھے پولیس افسروں کا اور اچھے سول افسروں کا صحیح جگہوں پر لگانا ہے، ان کو ایک اچھا ماحول مہیا کرنا ہے، ان کو کلیئر کٹ ڈائریکشنز دینی ہے پولیٹیکل کہ واٹ از ایکسپیکٹڈ آف دیم، اور ان سے کہنا ہے کہ یہ جن کا کام لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہے، جس میں رینجرز اور پولیس شامل ہیں، وہ کسی مصلحت، کسی سیاسی مصلحت کے نیچے نہ آئیں اور اپنا کام کریں. جب آپ یہ سی آئی ڈی کو بھی یہ بولتے ہیں، اسپیشل برانچ کو بھی یہ بولتے ہیں، تو پھر وہاں پر کام ٹھیک شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پر حالات لیکن جن صاحب ایسا ٹھیک جین صاحب ایسا کیا ہو رہا ہے؟ جیسے مشہدی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں، باقی پارٹی سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک، لیکن جب ہم باقی پارٹی سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز اور پولیس کی موجودگی میں، مشہدی صاحب بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو ہم نے لگایا اور سسٹم ہم نے ٹھیک کر لیا. دیکھیں، میں ابھی کی بات نہیں کروں، میں تو اپنے زمانے کا آپ نے ذکر کیا تھے، آپریشن آپ کے زمانے میں ہوتا ہے، میرے زمانے میں کوئی آپریشن نہیں ہوا. میں تو یہ بات کلیریفائی کر رہا ہوں، اور ابھی بھی کوئی ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھیں، سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہوتی ہے، جو اس وقت صوبائی حکومت ہے، لا اینڈ آرڈر بیسیکلی ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس پہ حصہ ڈالنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم کراچی سے بہت ووٹ لیتے ہیں اور ہمارے میکسیمم ہمارے جو ہیں وہ نمائندے چن کر جاتے ہیں وفاقی اور یہاں صوبائی اسمبلیوں میں، اور تو وہ لوگ جو ہیں اس کے زیادہ ذمہ دار بنتے ہیں پھر پولیٹیکل پارٹیز. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز پچھلے ہفتوں میں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو تھا لائحہ عمل طے کیا. انہوں نے کہا کہ ہم غیر ضروری جو ہر وقت یہاں جھنڈے لگ رہے ہیں اور ہورڈنگ لگ رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ کوئی الیکشن پتہ نہیں کل کے ہونے والا ہے، اس قسم کی مار دھاڑ اور اس قسم کی ایکٹیویٹی جو نظر آتی ہے، انہوں نے کہا ہم یہ سب بند کرتے ہیں، اور اب جھنڈے اتارنے شروع کیے ہوئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب بھی میٹنگ چیئر کرتے ہیں، گورنر صاحب بھی میٹنگ چیئر کرتے ہیں، کوئی باتیں طے پاتی ہیں، اس پر نیک نیتی سے عمل نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ 3,500 کے قریب افراد، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں جو لوگ، ان کو سزائیں نہیں دی جاتی. کور کمیٹیز کے اجلاس ہوتے ہیں، ان میں کوئی لائحہ عمل بنایا جاتا ہے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. مشہدی صاحب 3,500 کے قریب افراد، بالکل امپلیمنٹیشن کا قصور ہے، تو پھر ذمہ دار کو ان کا کام نہیں کرنے دیا جاتا، پولیس اور رینجرز کو ان کا کام نہیں کرنے دیا جاتا. میں بدقسمتی سے آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری سندھ پولیس ہے، اس پہ جو پارٹی حکومت وقت آتی ہے وہ اپنے ہمدردان کو اور اپنے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے. یہ پولیس پولیٹیسائز ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ان کو کوئی حکم ملے گا تو وہ دیکھیں گے ان کی تو لائلٹیز جو ہے اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہوتی سب کی. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور میں اس کو بلند آواز سے کہنا چاہتا ہوں اس بات کو.
ताकि कौम इस बात को समझे। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की है और बड़ी आम आपने सर बात की है। मशहदी साहब, हम जमहूरियत की बड़ी जमहूरियत का जिक्र किया जाता है। जी, मैं सर बिल्कुल मैं आपसे बात करती हूँ इसी हवाले से, जमहूरियत के हवाले से जो बात कहा जाएगा, जमहूरियत जी, ये बात की रहमान मलिक साहब ने कि जो लोग पकड़े गए हैं हम उनको कौम के सामने टीवी पर लाएंगे, मीडिया पर लाएंगे, उनको चेहरे से नकाब उतारेंगे। कौन लोग हैं जो कराची में लोगों को मारे डाल रहे हैं, अब वो लाएं उनको और दिखाएं कौन लोग हैं। बिल्कुल, ताकि जो लोग हमको समझ देते हैं, बोलते हैं जी हम सियासी हैं और हम मजहबी हैं, तो हम ये हैं, उनके चेहरे से नकाब उतरे। वो कातिल है, वो इस मुल्क और मशहदी साहब, इनके चेहरे बेनकाब कौन कर रहे हैं? इनके चेहरे कौन बेनकाब? और मैं ये करना, रहमान मलिक साहब ने बयान दिया गवर्नमेंट, और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। जी जी, इनके चेहरे गवर्नमेंट बेनकाब। दूसरी बात यह है कि मैं एक और बात आपसे अर्ज कर दूं, ये जो कल्चर है ना कि हड़ताल कराओ, अब कराची को बंद कराओ, वो समझते हैं कि जो कराची को टोटल स्टैंड स्टिल कर देगा वो बहुत बहादुर होगा। मैं समझता हूं ये बहादुरी नहीं है, ये बहुत नुकसान है हमारे शहर का। जी मशहदी साहब, इनके चेहरे कौन बेनकाब करेगा? कंपटीशन होना चाहिए, किसी सिर्फ गवर्नमेंट, और सिर्फ गवर्नमेंट बेनकाब कर सकती है, और ये पूरी दुनिया में ये एक ही असूल है। लेकिन है कौन, मार कौन रहा है? सर आज आप नाम ले लें, आप नाम ले लें, नाम आज ले लें कि मार कौन रहा है, कौन मार रहा है कराची में? कराची में आप देखें तालिबानाइजेशन, तो वो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि तालिबान जो मारे गए थे यहाँ पे वो भी उधर इकट्ठे हो गए। उसके बाद आपके माफियाज हैं, लैंड माफिया है, आर्म्स माफिया है, आपका ड्रग माफिया है, उसके बाद आपकी क्रिमिनल गैंग्स हैं, उसके बाद आपकी वो जो लियारी गैंग्स, वो डिकॉइट्स की वो निकल आई हैं, फिर महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से, ये सारी चीजें क्रिमिनल, आपकी जमात खुद कह रही है जब पॉलिटिकल हालात थोड़े से खराब होते हैं कराची में टारगेट किलिंग्स शुरू हो जाती हैं। अब आपकी जमात खुद कह रही है कि हमें गवर्नमेंट से बाहर निकालकर वहां पे टारगेट किलिंग्स शुरू कर दी, तो मतलब जानबूझ के हालात को खराब किया जा रहा है। इस जानबूझ के हालात तो हर वक्त खराब होते हैं। इट इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बहुत बड़ी सिटी है, 2.5 करोड़ लोग उधर कराची में बसते हैं, जिधर फैसिलिटीज है 80 लाख की, तो उसके अपने नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये क्रिमिनलाइजेशन है, क्रिमिनल गैंग्स हैं, हर चीज़ है। उसके बाद पॉलिटिकल वो भी है, टर्फ वॉर भी है, ये सब कुछ होता है। और हर कंट्री में, हर शहर में, लाहौर में, पेशावर में भी ये सेम चीज़ है। मगर कराची का जो वाहिद प्रॉब्लम है, जो कि आज डिस्कस कर रहे हैं, वो है ना पॉलिटिकल विल है इसको रोकने के लिए, ना डायरेक्शन है, ना एम है, ना मिशन है। ये सारी वो इंग्रेडिएंट्स है जो कि एक गवर्नमेंट अपनी पुलिस में बड़े अच्छे लोग भी हैं, रेंजर्स में भी बड़े वफादार लोग हैं, पाकिस्तान के वफादार लोग हैं। अगर उनको अपनी ड्यूटी करने दें और इररिस्पेक्टिव ऑफ, और सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ें, आवाम को ना पकड़ें और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। मशहदी साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए और क्रिमिनल्स को पकड़े और आवाम को ना पकड़े, लेकिन आवाम ही को यहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है, आवाम ही को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मारने वाले कौन हैं, इसी पे हम मजीद बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है कराची में जारी टारगेट किलिंग्स के हवाले से। शरा रजा साहिबा ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, डिप्टी स्पीकर है सिंध असेंबली के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी, 3 जमातें हैं कराची में, एक कहती है कि हमारा कंट्रोल मानो, दूसरी कहती है कि एक ऑपरेशन यहाँ पे किया जाए, तीसरी कहती है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ पे अमन लेके आएंगे। लेकिन अब सिर्फ हम बात करें कराची में टारगेट किलिंग्स के हवाले से, 4 दिनों में जो कुछ कराची में हुआ, गवर्नमेंट कहाँ है इस सारे सीन में? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि गवर्नमेंट है। इस वक्त भी कस्बा में ऑपरेशन हो रहा है रेंजर्स का, कल से अब तक लोग भी पकड़े गए। देखिए, हमने माजी से बहुत सबक सीखा है। हमने 12 मई को भी इस मुल्क में और इस शहर में पुलिस का रोल देखा है, हमने 18 अक्टूबर को भी देखा है, हमने सानिया नश्तर पार्क में भी देखा है। हम नहीं चाहते थे, न चाहते हैं, लेकिन पुलिस को जिस तरह माजी में इंगेज किया गया है, पुलिस को अपनी ड्यूटीज याद कराने में वक्त लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम नहीं चाहते कि अवाम की लाशों पे हमारे सदर और हम मुक्के लहराएं। दूसरी बात यह कि तालिबानाइजेशन एक अलग चीज है और तालिबान का होना एक अलग चीज है। तालिबान के होने से कराची में हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन तालिबानाइजेशन नहीं हो रही। शायद कुछ इंग्लिश का कंफ्यूजन आ जाता है। हाँ, ये है कि जिस वक्त वहां पे जंग हो रही थी,
यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके वो ले जाते थे, अब वहाँ उनकी मार लगी है। और ये मैं आज से नहीं, मैं 1 साल से कह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और ANP, ये वो 3 जमातें हैं जिन्होंने ये साबित किया है अपनी कुर्बानियों से, अपने आज़म से, कि ये वो 3 जमातें हैं जो अगेंस्ट द टेररिज्म है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात कह रही हैं जमातों के, बिल्कुल आप कह रही हैं जमातों की फिलॉसफी पे बात कर रही हैं। बिल्कुल, हम कराची पे बात कर रहे हैं, कराची के अवाम के बारे में बात कर रहे हैं। 3,500 अफराद मारे गए 3 सालों में, ऐसा क्या हुआ कि डिस्टर्ब करने के लिए जरूरी है और मुल्कों के इन तीनों पार्टीज के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ANP और लेकिन कौन कर रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग, कौन कर रहा है? 3 जमातें हैं कराची में, शैला रजा साहिबा, पार्टी से इन दोनों की है। कराची में 3 जमातें, ANP, MQM, पीपल्स पार्टी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँ, बिल्कुल आपको मौका मिल रहा है पूरा। टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का भी टूट गया। असल बात यह है कि इस कोलिशन टूटने से MQM जो है वो टेररिज्म के फेवर में नहीं चली जाएगी। उनसे, तालिबान से ये नहीं कहेगी कि हम आपके जैसे जज्बात रखते हैं, आपके ख्यालात रखते हैं, आप हमारे यहाँ धमाके नहीं करें। वो यही कहेगी कि नहीं, हमें इनके खिलाफ जाना है। तो बात ये है कि बदकिस्मती ये है कि जो इन दोनों पार्टीज की, पीपल्स पार्टी से अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त भी दोनों पार्टीज के लोगों के लीडर्स ने यही कहा कि हमले बंद कराएं या ये करें एक दूसरे को, लेकिन किसी भी सिचुएशन में अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी के लोग मार रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी बदकिस्मती, लेकिन चले आप कह रही है कि इनके दरमियान चले मिसअंडरस्टैंडिंग है, कौन मार, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, कौन मार रहा है, मार कौन रहा है? लोग निचले दर्जे से, जो निचला दर्जा जो सिर्फ सपोर्टर होता है, वो कराची जैसे शहर में जिसका मुकाबला आप न्यूयॉर्क से, मुंबई से, टेक्सास से करती हैं, वो मुख्तलिफ माफियाज के साथ जो कि इन शहरों में होती हैं इतने बड़ों में, उनके हाथों खेल जाता है और ये फिर ऊपर तक मामला आ जाता है और जो अंडरस्टैंडिंग ऊपर थी वो ट्रिकल डाउन नहीं हो सकती। जी, आप बिल्कुल हाथ भी काम कर रहा है। तीसरा हाथ काम कर रहा है। ये कहे, अगर कोई ये कहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो जाती है एंड में, ये गलत है, क्योंकि जब ये दोनों पार्टीज बैठती हैं तो टारगेट किलिंग रुक जाती है। अब जितनी भी आप पुलिस लगा लें, जितनी भी आप फोर्सेस लगा लें, जब तक पार्टी डिसिप्लिन में लोग नहीं आएंगे और ये तो इसका मतलब दिखाने वाले इसका मतलब शैला रजा साहिबा, बिल्कुल शैला रजा साहिबा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कराची में जो कुछ हो रहा है, फिर आप जो निचले सतह की लीडरशिप है, जो निचले वर्कर्स हैं, वो भी इस तरह के आप कह रहे हैं हालात पैदा कर सकते हैं। बिलौर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट भी, आपको भी नजर नहीं आ रही वहां पे क्या हो रहा है। हम एक ही सवाल बार बार उठा रहे हैं, कराची में जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? साजिश अगर हो रही है तो साजिश के ताने बाने कहां से मिलते हैं? कराची को सब कंट्रोल कौन कर रहा है? बदअमनी कौन फैला रहा है? मैं पहले शैला रजा साहब को मैं सलाम पेश करता हूं और मैं उनको ये करना चाहता हूं कि चले आज उन्होंने ये खुद मान लिया कि MQM और ANP वहां ही लड़ रही है, मर रहे हैं, दोनों में से आदमी मर रहे हैं, दोनों के आदमी मर रहे हैं। पीपल पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ आराम से बैठी है, हुकूमत चला रही है वहाँ, और जो मर रहे हैं यहाँ पख्तूनख्वा में भी जितने मरे हैं, जितनी कुर्बानी दी है हम लोगों ने, हमारे 2 MPA, 1 MNA और 600 वर्कर ये टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ा है और 600 हमारा टॉप का वर्कर मरा है। ANP पूरी कुर्बानी दे रही है। बात सीधी सी है, मैं साफ बताता हूँ कि आज मैं मुशद्दी साहब को भी सलाम पेश करता हूँ और MQM को भी सलाम पेश करता हूँ कि ये एक बहुत उम्दा तंजीम है कि इसके साथ की तंजीम पाकिस्तान में कोई नहीं है, क्योंकि जब इल्ताफ हुसैन साहब तकरीर करते हैं, आपके टीवी चैनल पूरे 100% स्पीच को वो टेलीकास्ट करते हैं, जिन्होंने कभी प्रेसिडेंट की किसी तकरीर को, किसी और पार्टी की लीडरशिप की तकरीर को कभी टेलीकास्ट नहीं किया। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। ये एक तंजीम, ऐसी तंजीम है जिसको गवर्नमेंट क्या, टीवी चैनल क्या, प्रिंट मीडिया क्या, अरे मेरी बात सुने, प्रिंट मीडिया क्या, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इनसे डरता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना डरता हो तो ये 12 मई को लोग जो मारे गए हैं, 40-50 मेरे पठान मारे गए हैं, जो बेचारे शहीद हुए हैं, वो किसके लिए? किसी शादी पे तो नहीं जा रहे हो, चीफ जस्टिस को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम था उनका? तो वो चीफ जस्टिस साहब को फिर उस दिन रात को, उनका नाम क्या था?
12 मई किधर दफनाए गए हैं, किधर उनके नमाज जनाजा हुआ था, जहां भी दफनाए गए हैं मुशद्दी साहब एक एक की डिटेल आपको दिखा देंगे। अच्छा चले ना, मैं तो यही कहता हूँ ना, मैं समझता हूँ कि आप मुझे बात मुशद्दी साहब ये नहीं होने दूंगा, मैं आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपको कभी नहीं बोलने दूंगा। मुशद्दी साहब आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपको कभी नहीं बोलने दूंगा। मुशद्दी साहब आप इंटरप्शन बंद करें, इंटरप्शन बंद करें, आप अपने वक्त पे बोले, मेरे वक्त में आप मुझे नहीं बोल सकते। मुशद्दी साहब यू प्लीज कीप क्वाइट, मुशद्दी साहब यू आर सीनियर मैन, यू प्लीज कीप क्वाइट, hear me and then give me the answer. Firstly hear me and then give me the answer. Let's hear you. आप अपनी बात कंप्लीट करें, then I'll give you the answer. मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर वो ठीक है, ये कहते नहीं कहां शहीद हुए, कहां हुए दफन, किधर हुए, आप उसकी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिसीव करने के लिए आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवा लेना, आज पता लग जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इनसे डरता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। चले वो भी आप कह रहे हैं इनसे चले डरते हैं, प्रिंट मीडिया छोड़े, सब कुछ छोड़े, सब डरते हैं इनसे। ऐसा इनके पास क्या है कि सब इनसे डरते हैं? मैं बिल्कुल इसी का जवाब लूंगी, बिलौर साहब, मैं बिल्कुल इसी का जवाब लूंगी। ऐसा एमक्यूएम के पास क्या है कि सब इनसे डरते हैं? और कराची में जो इस वक्त टारगेट किलिंग्स हो रही है, उसको एमक्यूएम क्यों नहीं रुकवा सकती? मुशद्दी साहब से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इनका जवाब लेंगे। मोइनुद्दीन हैदर साहब से भी पूछेंगे इस हवाले से, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में टारगेट किलिंग के हवाले से हम बात करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इलियास बिलौर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि मीडिया भी एमक्यूएम से डरता है। मुशद्दी साहब, ऐसा क्या आप लोगों के पास कि मीडिया भी डरता है आपसे, कराची के लोग भी आपसे डरते हैं? क्या कराची में जिस वक्त टेररिस्ट हैं वो आपसे डरते हैं या नहीं डरते? बीबी, मैं सबसे पहले क्लेरिफाई कर दूं कि अल्लाह के फजल और करम से हमारा मीडिया बहुत ही आज़ाद है, बहुत ही दिलेर है और बहुत ही डायनामिक है। ना वो किसी से डरता है, ना वो किसी से खौफजदा है, और उसने टाइम एंड अगेन प्रूव कर दिया कि वो किसी से नहीं डरता। बाकी रह गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, वो भी किसी से नहीं डरते, वो तो हुकूमत से भी नहीं डरते। उन्होंने भी अपनी इम्पार्शल वो हैं और उन्होंने अपनी जुडिशरी को जैसे आज़ाद किया है सारी दुनिया के सामने, वो खौफजदा किसी से नहीं है, एमक्यूएम से तो लीस्ट ऑफ ऑल। उसके बाद वो पता नहीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमसे डरता है, रेंजर्स हमसे डरती हैं, वो तो सवाल ही कोई नहीं पैदा होता, क्योंकि रेंजर्स जब एक किसी को पकड़ लें और जिस तरह वो मारते हैं वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, तो सब उधर से खौफजदा हैं, हमसे खौफजदा नहीं है। बाकी आ गई, इन्होंने एक रिमार्क पहले भी पास किया था और वो था कि जी जो यहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ पे मरते हैं, जिनकी कब्रें यहाँ होती हैं, उनका ज़्यादा प्यार होता है। ये अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, ये जो हमारे महाजिर आए हैं, मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेंबर हूँ और हमारे बहुत पंजाबी हैं, हमारे पख्तून भी मेंबर्स हैं। ये सबसे ज्यादा कुर्बानियां इन्होंने दी हैं, करोड़ों लाखों जाने इन्होंने की हैं, हर किस्म की इनके औरतों के साथ, इनके बच्चों के साथ बेहुरमती हुई हैं और पाकिस्तान बनाया है। और अल्लाह के फजल से ये बहुत ही पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज है। इनकी तीन जनरेशन की कब्रें जो है कराची में है, दादे बाप और ये तीसरी जनरेशन, वो पाकिस्तानी है। और किसी पाकिस्तानी को, चाहे वो मेरा कोई ANP का भाई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का भाई हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जमात का हो, किसी को अनपेट्रियोटिक कहना सही बात नहीं। मगर सबसे जरूरी बात जो मैं 1 मिनट आपका लूंगा, आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि इंसान को मार रहा है। मैं जरा सी आपकी करूं, कराची में इंसानों को मारा जा रहा है, हमारे पाकिस्तान के इंसानों को मारा जा रहा है, हमारी आवाम को मारा जा रहा है, मगर दरिंदे मार रहे हैं। और दरिंदों को काबू किया जाए, दरिंदों के ऊपर ऑपरेशन किया जाए। और ये किस्म की ऑपरेशन आप भी कह रहे हैं कि होना चाहिए। ये जो ANP ने रोल ले लिया ना, मोर लॉयल देन द किंग, ये हमारी तारीख में, मुगल बादशाहों की तारीख में, कि वो जो दूसरा होता है वो बादशाह से भी ज्यादा लॉयल होता है। इस किस्म की जरूरत नहीं है। आप अपनी मैंडेट को रखो, आप हमारे मैंडेट को रिस्पेक्ट करो। हम इनके, और हम लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, मगर कोई आदमी बंदूक नहीं पकड़ के किसी को हक दिया भी नहीं सर जा सकता, बंदूक पकड़कर एक दूसरे को है उसको मारा जाए। जनरल साहब आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, कराची पे
जी जी मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगी जैन साहब, बिल्कुल आपको पूरा टाइम मिलेगा। जैन साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, कराची में जो कुछ हो रहा है, नस्ल परस्ती, फिरका परस्ती एक तरफ हम रख दें, आम इंसान मर रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं, गवर्नमेंट इस वक्त कर क्या रही है? क्योंकि हमें बार बार एक ही हम बात करें कि गवर्नमेंट वहां पे नजर नहीं आ रही, जो इस वक्त वहां पे हालात पैदा हो चुके हैं। जी, मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज किया कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खसूसन सूबाई हुकूमत की सबसे ज्यादा है और साथ साथ फिर वफाकी हुकूमत की है। लेकिन साथ ही मैंने कहा कि यहाँ की जो पार्टीज हैं, जो लोगों से वोट लेती हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज हैं, जिनको एग्जैक्टली पता है किस मोहल्ले में किस जगह पर क्या हो रहा है, कौन फायर कर रहा है, कौन मर रहा है, कौन मार रहा है, इनसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं पाकिस्तान में हालात आजकल, मुनाफकत जो है ना, सियासत मुनाफकत की ऊंची हदों को छू रही है, बिल्कुल सही का शिकार है। और हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि जिस शाख पे बैठे हैं हम सब उस शाख को मिलकर काट रहे हैं उस टाइम, और जो अपने लोगों के साथ हम कर रहे हैं, गरीब लोग, ना महंगाई का हमको कोई ख्याल है, ना किसी और का, ना कोई लोड शेडिंग का। अब उसके बाद उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। आप कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे इस चीज को? और तमाम लोग फट रहे हैं, लोग फट चुके, जमहूरियत से भी बेजार हो जाएंगे, हुकूमत से भी बेजार हो जाएंगे। क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं इस बात को, और क्यों नहीं इसको हल कर रहे हैं, और क्यों नहीं इस पर जाग रहे हैं? ये खाली मुज़ाकरे करेंगे, हम जागने की बात कोर मीटिंग कमेटी की मीटिंग नहीं करेंगे और कोई एक्शन जमीन पर नहीं होगा। आई थिंक इंसानों का भी जो है ना, एक्शन की बात हो रही है। शैला रज़ा साहिबा, हमने शुरू में एक साउंड बाइट चलाया, एक बच्ची रो रो के चीख चीख कर पुकारी है कि कहां है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कहां है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कहां है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कहां है गवर्नमेंट ऑफ सिंध? जी, मैं बिल्कुल, आपने मुझे दिया मौका। मैंने मशहदी साहब से भी बात कही थी और उन्होंने उसका जवाब दिया। मैं उसको सेकंड करती हूँ सबसे पहले कि ये सन ऑफ सॉइल की बात बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, 35 लाख लोग मरे हैं, और छोटे सूबों को मैं सलाम करती हूँ कि आज उनकी वजह से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि जो मैं करना चाहती हूँ कि मैंने एक बात ये बिल्कुल कही थी और अभी भी इस पर कायम हूँ कि इन दोनों पार्टीज में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर हम चुप रहेंगे तो अखबारात बोलेंगे उसने लिस्ट छापी है कि कौन कौन मरा है। खुदा के लिए ये दोनों रहम करें। अब तो आपने हॉस्पिटल बांट लिए कि वलीका में कौन जाएगा और अब्बासी में, और इसका मतलब मारने वाले ये दोनों हैं, एएनपी और एमक्यूएम मिले हुए हैं आपस में। प्रोग्राम कर रही है ना, उसी के नीचे टिकर भी चल रहे हैं कि देख लें कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, रेंजर्स ने इख्तियारात संभाल लिए हैं, वहां पे जाया जा रहा है। और अगर वो बच्ची कह रही थी तो सही कह रही थी क्योंकि वो बच्ची थी, लेकिन उसके लोगों को ये समझना चाहिए कि आप जिन लोगों के हाथों में अपना देते हैं, जब वो आपस में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं तो टारगेट किलिंग रुकती है। आप खुदा के लिए इन दोनों को करना चाहिए, पूरी फौज उतार दें। चलें जी, टारगेट किलिंग नहीं बिल्कुल आप पूरी फौज, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल कहूंगी कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि अगर ये कोई समझ रहा है कि पीपल्स पार्टी का इसमें फायदा हो रहा है और हम इससे खुश हो रहे हैं, तो पॉलिटिकली भी अगर आप बात करते हैं कि अगर आप इस तरह लड़ते रहे तो कल पॉलिटिक्स एथनिक बेसिस पे डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल वो डिवाइड हो जाएगी और लोग बिल्कुल मरते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। बिलोर साहब, आखिरी हम बात करेंगे, वो आपसे भी गुजारिश कर रही थी, एएनपी से और एमक्यूएम से भी, वो कह रही थी कि हम चुप रहेंगे तो अखबारों में लिस्टें छप जाएंगी और इन दोनों जमातों को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि हम तो एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि हम तो अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं। हम तशद्दुद के इतने सख्त खिलाफ हैं जितने हम समझते हैं कि एक बद से बदतरीन चीज से खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि हमें मारा ना जाए, हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमें जीने का हक दो। ये कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, कराची सारे पाकिस्तान के लोगों की कराची है, कराची सारे पाकिस्तानियों की कराची है, कराची में जो रहते हैं सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें जीने दें। हमने तो कराची में अपना खून बगाया हुआ है। कराची बनाई किसने? पठानों ने बनाई है। सड़कें किसने, रोडें बनाई हैं, ये बिल्डिंगें किसने बनाई हैं? हमने बनाई है। हमारा खून बीच में दफन वहां है, लगा हुआ है। आप कहते हैं कि हमें जीने दें, हमें हमारे आराम से। हम तो जो है तशद्दुद को नहीं बिलीव करते, लेकिन जैसे आपने इन्होंने कहा मुशद्दी साहब ने, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। आखिरी बात करने की इजाजत है जी? जी हजूर फरमा दीजिए। जी सर, वो बिलोर साहब अपनी बात कंप्लीट करें, फिर आप बिल्कुल बोलिएगा। जी बिलोर साहब, बिल्कुल कंप्लीट करें आप अपनी बात। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज अखबार ने जब 12 मई का इंसिडेंट दिखाया
اور وہ 15 منٹ دکھایا، اس کے بعد ان سے بیچارے کا بیڑا غرق ہو گیا اور کچھ نہیں کرا سکا۔ جناب مشہدی صاحب کو میں دوسری بات ایک مثال دکھاتا ہوں کہ جیو چینل نے یہ جو الیکشن کے دن ڈائریکٹ مورے لگا رہا تھا پریزائڈنگ آفیسر، وہ دکھایا 3 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد بیڑا غرق ہو گیا، وہ نہیں دکھا سکا۔ کسی کی باپ کی مزاج ہی نہیں ہے، کسی میڈیا والے مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں آپ چودھری صاحبہ کہ مجھے کسی ایک لیڈر کی آپ نے 100% اسپیچ کبھی کسی لیڈر کی دکھائی ہے جس طریقے سے الطاف حسین صاحب کی دکھائی جاتا ہے اور سارے چینلوں سے برابر دکھائی جاتی ہے؟ کوئی اتنی ویژن والا، کوئی اتنی دور اندیشی والا، کوئی اتنی انٹلیکچوئل تقریر کرے گا تو دکھائیں گے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بڑی بات نہیں کہتا، اور وہ جو جوڈیشل انکوائری ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ کی، اس کی بھی ذرا رزلٹ آپ پڑھ لیں 16 مئی کی، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور وہ جو 1 لاکھ وٹنسز گئے تھے دینے کے لیے اپنے بیان، ان کے بھی بیان کا بھی ریکارڈ کروا لیں تو آپ کو سب کچھ کلیئرفائی ہو جائے گا۔ آپ نے کہ 1 لاکھ آدمی کو لے کے آپ ہائی کورٹ میں گھس گئے تھے، میرا یہی ہے کہ ہمبل اپیل ہے، پاکستانی کی ہمبل اپیل ہے کہ قصبہ علی گڑھ اور اورنگی کے بیچارے غریب لوگوں کی جان بخشی جائے، ان کے ساتھ یہ ظلم کرنا بند کر دیا جائے۔ یہ کٹی پہاڑی سے اور پہاڑ گنج کے اوپر جو بھی بیٹھے ہیں اور لا انفورسنگ ایجنسی سے میرے یہ ہے کہ آنکھ کھول کے صرف پہاڑی کے اوپر دیکھ لو کون بالکل جنرل صاحب آخری بات کریں گے، 30 سیکنڈ آخری بات۔ میں بلوچ صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی جو پارٹی کا عدم تشدد کا فلسفہ ہے اس کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، جس کا آپ نے بہت عرصے تک اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی کیا ہے۔ خان عبد الغفار خان نے، خان عبد الولی خان نے عدم تشدد کے وہ قائل تھے، لیکن سب سے ہتھیار جو بنتے ہیں وہ آپ کے علاقوں میں بنتے ہیں، اور آپ کے لوگ بولتے ہیں ہتھیار جو ہے ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے لباس کا حصہ ہے، اگر عدم تشدد ہے تو ہتھیار کیوں پھرا؟ تو بھائی ہتھیار ہی سے تو لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، یہ ہتھیار کا کلچر ختم ہوگا تو عدم تشدد کا ڈی ویپنائزیشن کا آپ کا بل بھی تو ہے، ڈی ویپنائزیشن سب سے پہلے پختونخوا میں ہو، اس کے بعد پھر پنجاب میں ہو، اس کے بعد بلوچستان میں ہو، اس کے بعد سندھ میں ہو۔ ہم پورے پاکستان میں ڈی ویپنائزیشن چاہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ڈی پاکستانیوں کو بچاؤ، ہمارے پختون بھائی جو مارے جا رہے ہیں پشاور میں روزانہ مارے جا رہے ہیں، ان کو بچاؤ۔ چرسدہ میں جو بیچارے مارے جا رہے ہیں ان کو بچاؤ۔ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سارا کراچی میں سے سب اسلحے سے پاک کر دیں اور پھر کراچی میں لڑائی نہیں ہو۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر طاہر حسین مشہدی صاحب، آپ کا شکریہ سینیٹر الیاس بلور صاحب، معین الدین حیدر صاحب، شیلا رضا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بات ہوئی کراچی میں جاری ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے، ذمہ دار کون ہے، بدامنی کون پھیلا رہا ہے، لیکن ہم نے ایک بات کی کہ جمہوریت کا جو ہم روزانہ لیکچر سنتے ہیں کہ اس نام نہاد جو گولیاں وہاں پہ چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت میں پھر تمام سیاسی جماعتیں مفاہمت کے لیے اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں، ٹارگٹ کلنگز بھی رک جاتی ہیں، لیکن جو معصوم عوام اس گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں ان کے خون کو کب انصاف ملے گا، اور کراچی میں کیا کراچی کے عوام کو جینے کا حق ہے یا نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کل بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔